नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर बीएलएड थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, ठीक है, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है वो बीएड के समकक्ष भी है और बीटीसी के भी समकक्ष है, ठीक है। यानी टीचिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे सिलेबस जो है इससे मैच खाते हैं, तो मैंने सारी चीज़ों को मिलाया है। तो डेफिनेटली ये तो बीएलएड के लिए है, बट अगर आप बीएड की तैयारी करें तो उसमें भी ये बेनिफिशियरी रहेगा। तो इसके अंतर्गत टोटली 4 यूनिट है। पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड द सेकंड टॉपिक इज मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एंड द थर्ड विल बी द लेसन प्लानिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लानिंग। अगला हमारा लास्ट होगा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर, हम देखेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इसके बाद राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस। वहीं दूसरे यूनिट के अंतर्गत दूसरा टॉपिक होगा मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इसके बाद लेसन प्लानिंग, जिसमें हम नीड, इम्पोर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लेसन प्लानिंग क्वालिटीज़। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा यूनिट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। इसके बाद हमारा होगा राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस। इसके बाद मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ साइंस टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लानिंग क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस टीचर, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, एक में बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक में मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, और एक में हम साइंस पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ होगा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड साइंस करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, एंड मीनिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड साइंस, एंड इवोल्यूशंस कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट विद द रेफरेंस टू द मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड साइंस। उसको हम समझने का प्रयास अभी करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है गणित शिक्षण का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गणित का अर्थ क्या है, सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो गणित का जो अर्थ लिया जाता है वो गणना करने में लगाया जाता है। गणित अंक, अक्षर व चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा और स्थान आदि की अच्छी तरह से बोध हो सकता है। वहीं गणित को गणनाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। इसके पश्चात अगर देखें तो मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा मैथमा अर्थात MATHEMA शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अध्ययन या सीखने वाली वस्तुएं। गणित एक अध्ययन है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। शिक्षाविद एरिक टेम्पल बेल ने गणित को विज्ञान की रानी कहा है। गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है, इसके बिना मनुष्य जीवन का ज्ञान अधूरा है। वहीं अगर परिभाषाओं की बात करें तो गणित क्या है, यह उसी मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। ये कथन था आइंस्टीन का। यदि समस्त विज्ञान में से गणित को हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। ये कथन था यंग का। वहीं अगर हम बात करें, अगला हमारा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये परिभाषा है आपकी गैलीलियो की। गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो गणित एक तार्किक चिंतन है। वहीं गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। इसके साथ ही साथ तीसरी विशेषता गणित की अपनी भाषा है जो सिद्धांत, सूत्र आदि का प्रतिपादन करती है। चौथी प्रकृति है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अगला पॉइंट है गणित के ज्ञान का प्रयोग अन्य विषयों में विस्तार से किया जाता है। गणित के मूल आधार चार क्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा और भाग होती है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक व स्पष्ट होता है। यह आपकी प्रकृति हो जाती है।
वहीं अगर गणित का महत्व देखा जाए तो पहला महत्व होगा संगीत में स्वरग्राम व हारमोनी आदि गणित पर आधारित है। दूसरा, खगोल शास्त्री भी गणित का प्रयोग करते हैं। तीसरा, विज्ञान की हर शाखा में गणित का प्रयोग होता है। चौथा, यह समस्या समाधान के दृष्टिकोण विकसित करता है। पांचवा, गणित की मूलभूत गणनाएं मस्तिष्क को विकसित करती हैं। छठा, गणित के द्वारा बड़ी बड़ी परियोजनाओं में सहायता मिलती है। आइए बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य की, यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। एम्स मतलब होता है लक्ष्य, जिसे उद्देश्य कहते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है प्राप्त उद्देश्य। शिक्षण के सामान्य लक्ष्य को समझते हुए हम बढ़ेंगे, यानी जनरल एम्स ऑफ टीचिंग। कक्षा में अध्यापन से पूर्व अध्यापक कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक कुछ साधनों को निर्धारण करता है, जिनमें मुख्यतः पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां आती है। यह शिक्षण की त्रिध्रुवी संरचना है, जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्य का ध्येय, साधन तथा साक्षियां लक्ष्य का ध्येय, साधन तथा साक्षियां तीन ध्रुव स्पष्ट किए गए हैं। वहीं शिक्षण की इस त्रिध्रुवी संरचना को मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को डॉक्टर BS ब्लूम ने निम्न प्रकार प्रदर्शित किया है। कैसे? एक ट्रायंगल बनाया गया है टीचिंग एम्स के अंतर्गत। ठीक, इसके अंतर्गत हमने देखा है कि पहला है अध्ययन अधिगम परिस्थितियां अथवा अधिगम अनुभव, जिसे हम कहते हैं। दूसरा है उपलब्धि का मूल्यांकन, जो उपलब्ध हुआ है आपको उसका मूल्यांकन। ठीक है, पहला क्या है कि आपने क्या किया, अध्ययन किया, उसका अधिगम की परिस्थितियां किस तरीके से हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, उपलब्धि का मूल्यांकन मतलब व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही में मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि ए, शिक्षण लक्ष्य या उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कक्ष में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक व कितने प्रभावशाली रहे, बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही में अगर बात करें गणित शिक्षा के लक्ष्य की, यानी एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स की, तो देखिए, प्राचीन समय में गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र दैनिक जीवन में काम आने वाले ज्ञान से ही संबंधित था तथा इसका क्षेत्र भी सीमित था। परंतु वर्तमान में गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे विभिन्न मूल्यों में परिवर्तन हुआ है तथा हमारा सामाजिक ढांचा भी गणित पर आधारित है। इस प्रकार गणित शिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्य यहाँ पे बताए जा सकते हैं। पहला लक्ष्य सांस्कृतिक लक्ष्य, दूसरा जीविकोपार्जन संबंधी लक्ष्य, यानी जीवन के यापन के लिए, तीसरा है सौंदर्यात्मक या कलात्मक लक्ष्य, और पांचवा है सामाजिक लक्ष्य, छठवां है नैतिक लक्ष्य यानी इथिक्स, अनुशासन संबंधी लक्ष्य, सातवां आठवां है उपयोगितावादी या व्यवहारिक लक्ष्य। वहीं अगला लक्ष्य है हमारा प्रयोगात्मक लक्ष्य, और इसके बाद होगा हमारा बौद्धिक लक्ष्य। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके समझने का प्रयास। पहला हमारा है बौद्धिक लक्ष्य। बौद्धिक लक्ष्य के अंतर्गत गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। तीसरा, गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। चौथा, गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों जैसे निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। वहीं बात करें प्लेटो के अनुसार तो गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा यानी स्लीपिंग स्पिरिट में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है।
दूसरा हमारा है प्रयोगात्मक लक्ष्य। इसके अंतर्गत अगर देखें तो हमारा दैनिक जीवन एवं व्यवहार पूर्ण रूप से गणित के ज्ञान पर आधारित है। अपने दैनिक जीवन में घर, बाहर, बाजार, आय व्यय आदि सभी में गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हमारी दैनिक क्रियाएं, मापतौल और गणनाएं इस पर ही आधारित हैं। वहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से अपेक्षित हो अथवा महत्वपूर्ण। गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल इंजीनियर, उद्योगपति, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक अथवा अन्य वित्तीय व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को ही नहीं होती, बल्कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, बोझा ढोने वाला कुली, दुकानदार, सब्जी विक्रेता, बढ़ई, मोची आदि सभी व्यक्तियों को अपने परिवार की देखभाल करने के लिए भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें यंग के अनुसार तो लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। तीसरी है उपयोगितावादी या व्यवहारिक लक्ष्य। इसके अंतर्गत पहला आता है छात्रों को संख्या अवधारणा के बारे में स्पष्ट विचार रखने में सक्षम बनाना। दूसरा, व्यक्ति को दैनिक जीवन में आवश्यक संख्या और मात्रा में विचारों और संचालन की समझ देना। तीसरा, जोड़, घटाव, गुणन और विभाजनों को चार मौलिक कार्यों में व्यक्ति को कुशल बनाने के लिए सक्षम करना। वहीं अगला है कि छात्रों को उपयुक्त अनुमान लगाने में सक्षम बनाना, अनुपात और स्केल डाइंग की अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम करना एवं ग्राफ, आरेख, तालिकाओं को समझने और व्याख्या करने में सहायता करना। वहीं अगला है दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए व्यक्ति को अपना गणित लागू करने में सक्षम बनाना। अगला है अनुशासन संबंधी लक्ष्य। इसके अंतर्गत पहला हमारा है कि गणित का ज्ञान केवल मानसिक शक्तियों का विकास नहीं, वरन व्यक्तित्व को गंभीरता, विवेक एवं चिंतनशीलता जैसे गुण भी प्रदान करता है। दूसरा, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति कभी भी भावनाओं के प्रभाव में आकर विषय विरुद्ध कार्य नहीं करता। तीसरा है, गणित विषय को पढ़ने वाला बच्चा कोई भी निर्णय लेने से पूर्व अपनी तर्क शक्ति, विवेक, धैर्य एवं आत्मविश्वास का उचित उपयोग करके अपना लाभ हानि अथवा अच्छे बुरे के बारे में ठीक प्रकार से सोच लेता है। चौथा है, गणित के अध्ययन से बच्चों में कठिन परिश्रम, एकाग्रता, सुव्यवस्थित तथा अच्छे तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें गणित का छात्र स्वयं ही संयमी, गंभीर, विवेकशील एवं अनुशासनबद्ध जीवन बिताने में समर्थ हो जाता है। लॉक के अनुसार परिभाषा देखें तो गणित एक ऐसा मार्ग है जिसमें मन में तर्क की आदत समाई होती है। अगले लक्ष्य के अंतर्गत हम पांचवा लक्ष्य देखेंगे, जिसमें है सामाजिक लक्ष्य। इसमें पहला है सामाजिक और आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करने में छात्रों की सहायता करना। दूसरा, विद्यार्थियों को तेजी से बदलते समाज और सामाजिक जीवन में समायोजन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक सामाजिक कानूनों और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में मदद करना। चौथा, समाज में फलदायी जीवन जीने के लिए छात्र को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करना। वहीं पांचवा है गणितीय सिद्धांतों और परिचालनों के बारे में व्यक्तिगत जागरूकता विकसित करना, जो व्यक्ति को उसके समुदाय के सामान्य सामाजिक और आर्थिक जीवन में समझने और भाग लेने में सक्षम बनाए। वहीं नेपोलियन के अनुसार देखा जाए तो गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है।
अगला हमारा है छठवां सांस्कृतिक लक्ष्य। इसके अंतर्गत पहला है गणित विषय को संस्कृति एवं सभ्यता का सृजनकर्ता एवं पोषक माना जाता है। दूसरा, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और प्रसारित करने में गणित द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करने के लिए छात्र को सक्षम करना। साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं जैसे ड्राइंग, डिज़ाइन, मेकिंग, पेंटिंग, कविता, संगीत, मूर्तिकला और वास्तुकला की सराहना करने में सक्षम बनाना। वहीं छात्र को कला और वास्तुकला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करने के लिए इसके साथ ही साथ में सातवां, गणित के विचारों, सौंदर्य और बौद्धिक आनंद और संतुष्टि के माध्यम से प्रदान करने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक अवसर प्रदान करना। हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित शिक्षण के अगर लक्ष्य की बात करें तो पहला है नैतिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, बौद्धिक लक्ष्य, प्रयोगात्मक लक्ष्य, अनुशासनात्मक लक्ष्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक लक्ष्य, व्यावसायिक लक्ष्य, मनोवैज्ञानिक लक्ष्य, आनंद प्राप्ति एवं अवकाश के सदुपयोग का लक्ष्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित लक्ष्य एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य। अब आइए पाई चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पे लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर को समझ लेते हैं। पहला लक्ष्य है कि लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित या सीमित होता है। वहीं दूसरा क्या है कि इसकी अवधि यानी लक्ष्य की अवधि जो होती है वो दीर्घकालिक होती है, जबकि उद्देश्य की जो अवधि होती है वो अल्पकालीन या तत्कालीन होती है। ठीक है, पहली बात, लक्ष्य की जो अवधि होती है वो दीर्घकालीन होती है, उद्देश्य की अल्पकालीन। वहीं लक्ष्य जो है अस्पष्ट तथा अनिश्चित होता है, जबकि उद्देश्य जो होता है वो निश्चित होता है, वो अस्पष्ट भी होता है। वहीं लक्ष्य इसकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की ही होती है। वहीं लक्ष्य की प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति का जो मापन है या मूल्यांकन है वो संभव है। वहीं लक्ष्य का संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है, जबकि उद्देश्य शिक्षा में निहित होते हैं तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है। वहीं लक्ष्य में उद्देश्य समाहित होता है, जबकि उद्देश्य ये लक्ष्य का ही एक भाग है, जो उद्देश्य है वो लक्ष्य का एक भाग है। लक्ष्य में व्यक्तिनिष्ठता होती है, जबकि उद्देश्य में वस्तुनिष्ठता होती है। लक्ष्य औपचारिक होता है, जबकि उद्देश्य कार्यपरक या व्यवहारिक होता है। अब अगर बात करें तो लक्ष्य जो होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, जबकि उद्देश्य प्रत्यक्ष होता है। लक्ष्य एक प्रकार के आदर्श होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि उद्देश्य पाठ की समाप्ति के बाद प्राप्त किया जा सकता है। वहीं लक्ष्य का मुख्य स्रोत या आधार दार्शनिक होता है, जबकि उद्देश्य इनका मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक होता है। लक्ष्य जो है वो शैक्षिक होते हैं, जबकि उद्देश्य जो है वो अनुदेशात्मक होते हैं। लक्ष्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कोई विषय क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, जबकि उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं किसी पाठ या प्रकरण की समाप्ति पर क्या प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, जबकि लक्ष्य होता है ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए बनाए जाते हैं, जबकि उद्देश्य न्यायादर्श यानी सैंपल के लिए बनाए जाते हैं। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं, जबकि ये प्रकरण पाठ के अनुसार होते हैं। लक्ष्य में जो होता है वो शिक्षण नीतियों तथा मूल्यांकन के लिए स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि उद्देश्य में स्पष्ट निर्देशन प्राप्त होते हैं। वहीं लक्ष्य में समस्त शिक्षण व्यवस्था को दिशा प्रदान करते हैं, जबकि उद्देश्य में किसी निश्चित बिंदु को दिशा प्रदान करते हैं। लक्ष्य में समग्र विषय तथा शिक्षा से संबंधित होता है। गणित शिक्षण के सामान्य लक्ष्य यानी जनरल एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स देखेंगे। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के निम्न लक्ष्य बताए गए हैं। पहला, कि छात्रों को गणित की शब्दावली, संकेतों, प्रत्यय, सिद्धांतों, प्रक्रिया आदि की जानकारी देना तथा समझने की योग्यता विकसित करना।
दूसरा, बीजगणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना। वहीं तीसरा है कि ज्यामिति तथा ड्राइंग संबंधी कुशलताओं का विकास करना। वहीं चौथे की बात करें तो जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित के ज्ञान तथा कौशलों का उपयोग करना। पांचवा, विश्लेषण, सोचने समझने, कारण बताने तथा तर्क करने की योग्यता का विकास करना। छठवां, गणितीय तालिकाओं की समस्या का समाधान में उपयोग करने की योग्यता का विकास करना। सातवां, आधुनिक तकनीकी युक्तियों, कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना। आठवां, गणित में रुचि पैदा करना तथा गणितीय प्रतियोगिताओं, गणितीय परिषद की गतिविधियों में रुचि विकसित करना। नौवां, गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना। 10वां, गणित की सौंदर्यता तथा समस्या समाधान की शक्ति की प्रशंसा करना। आइए समझने का प्रयास करते हैं उद्देश्यों का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज उससे संबंधित क्रियाओं को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य तो संपूर्ण शिक्षा के होते हैं और उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। किसी विषय के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य अर्थात एम्स निर्धारित कर लिए जाते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी लक्ष्य आपने क्या किया कि आपको आईएएस बनना है, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है कि आपको पर डे क्या है, एम लक्ष्मीकांत का 10 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, ठीक है। लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, अब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य पूरा करेंगे। अतः यह स्पष्ट होता है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है उन्हें उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति अध्यापक कक्षा में ही करता है, इसलिए इनको कक्षा उपयोगी उद्देश्य भी कहते हैं। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा शिक्षण उद्देश्य। अब आइए इसको शैक्षिक उद्देश्य एवं शिक्षण उद्देश्य को एक एक करके समझते हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या है कि यह उद्देश्य अधिक व्यापक होता है, वहीं शिक्षण उद्देश्य यह उद्देश्य संकुचित होता है। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति जो है वो दार्शनिक होती है, जबकि शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। वहीं शैक्षिक उद्देश्य का आशय है बालकों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। वहीं शिक्षण उद्देश्य में युक्तियों तथा रणनीतियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति छात्र के संपूर्ण जीवन अर्थात प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ शिक्षण उद्देश्य में इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसके साथ ही में अगर देखा जाए तो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति छात्र के संपूर्ण जीवन में अर्थात प्राथमिक उच्च स्तर से होती है। वहीं शैक्षिक जीवन में शैक्षिक उद्देश्य जो है मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं, जबकि शिक्षण उद्देश्य में जो है अनुदेशात्मक प्राप्त उद्देश्य एवं व्यवहारगत उद्देश्य मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं, जबकि इनका निश्चित क्षेत्र सीमित, निश्चित तथा विशिष्ट होता है। वहीं इस उद्देश्य की सहायता से पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन भी दिया जाता है, जबकि इस उद्देश्य को यानी शैक्षण उद्देश्य को अनुदेशात्मक प्राप्त उद्देश्य एवं व्यवहारगत उद्देश्य भी कहते हैं। आइए बात करते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स। डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया।
तथा इसी आधार पर सीखने के उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य एवं क्रियात्मक उद्देश्य। बात करें ज्ञानात्मक उद्देश्य का, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों के ज्ञान से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में कक्ष शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की ही प्राप्ति की जाती है। बात करें भावात्मक उद्देश्य का, तो भावात्मक उद्देश्य का संबंध बालक के विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मनोवृत्तियों के विकास से होता है। वहीं क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं के विकास से होता है, जैसे लिखना, खेलना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, चित्र तथा आरेख बनाना। बात करें शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों के व्यवहार के तीनों पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में प्रस्तुत किया। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण कार्थवाल 1964 में। वहीं क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन 1969 में। उद्देश्यों का वर्गीकरण अध्यापक को अध्यापन तथा सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस वर्गीकरण की सहायता से ब्लूम ने परीक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाने का प्रयास किया है। उद्देश्यों का यह वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप से होता है, जिसे चढ़ाव क्रम यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी क्रम का उपयोग किया जाता है। एक अध्यापक शिक्षण करने में इसी क्रम का उपयोग करता है। अब बात करें कि शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की, तो यहाँ पे तीनों में क्या क्या डिफरेंस है देखिए। ज्ञानात्मक पक्ष पर किस पे जोड़ दिया जाता है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन होता है। जबकि भावात्मक पक्ष में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा या प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। वहीं मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। आइए इसको चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण बेसिकली ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष व क्रियात्मक पक्ष में किया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष में हमने देखा ब्लूम के अनुसार ज्ञान क्या है? प्रत्यास्मरण करना, पहचान करना, परिभाषित करना, कथन देना, लेखन कार्य करना, सारणीकरण करना एवं चयन करना इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं बोध में क्या होता है? व्याख्या करना, इंगित करना, सूत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना व निर्णय लेना आता है। प्रयोग के अंतर्गत गणना करना, जांच करना, प्रदर्शन करना, निर्मित करना, प्रयुक्त करना एवं भविष्यवाणी करना आता है। भावात्मक पक्ष में करथवाल के अनुसार में आग्रहण में क्या होता है? आग्रहण मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना कुछ चीज़ें, यानी सुनना, स्वीकार करना, प्रत्यक्षीकरण करना, चाहना। अनुक्रिया यानी उत्तर देना, ठीक है, एक तरीके से। तो अनुक्रिया का अर्थ क्या है? उत्तर देना, विकसित करना, सारणी बनाना, चयन करना। जब आपको कुछ ज्ञान हो जाएगा तो उसके रूप में आप क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे या फिर चयन करेंगे अपने ज्ञान के बेसिस पे, या विकसित करना या उत्तर देना। अनुमूल्यन यानी स्वीकारना, प्रभावित करना, भाग लेना, पहचानना, इंगित करना, निर्णय करना या अभिवृद्धि करना। अब ये बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। तो ईजे सिम्पसन के अनुसार प्रत्यक्षीकरण में निर्मित करना, रेखाचित्र खींचना, समायोजन में प्रारूप करना, निर्माण करना। वहीं निर्देशित अनुक्रिया में पहचानना व स्थापित करना, यंत्रीकरण में मरम्मत करना, अभ्यास करना। वहीं जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया में संयुक्त करना, सृजन करना, परिवर्तित करना और स्थानीकरण करना। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है विश्लेषण, जिसमें हमने देखा था विभाजित करना, निष्कर्ष निकालना, तुलना करना, विभेदीकरण करना, पृथक्करण करना। अगला है संश्लेषण, वाद विवाद करना, सामान्यीकरण करना, सारांश प्रस्तुत करना,
संबंध स्थापित लेना। वहीं अगला है मूल्यांकन, जिसका अर्थ है निर्णय लेना, चिन्हित करना, आलोचना करना, प्रतिपाद करना, बचना या भूल खोजना। अगला हमारा अवधारणा, जिसके अंतर्गत विभेदीकरण करना, संबंध स्थापित करना, प्रदर्शित करना, विश्लेषण करना और तुलना करना आता है। अगला है व्यवस्थापन, सहसंबंध बनाना, निर्णय लेना, निश्चित करना, रूप देना। अगला है चरित्रीकरण, यानी पुनरावृत्ति करना, परिवर्तन करना, स्वीकार कर लेना, समन्वय करना, पुष्टि करना, सिद्ध करना, दोहराना, सेवा करना, हल करना और जांचना। वहीं अगला है उद्दीपन, जिसमें हमने अनुकरण और बाह्य पुनरावृत्ति को समझा है। अगला है कार्य करना, जिसमें निर्देश पालन करना, चयन करना और स्थिरीकरण आता है। अगला है नियंत्रण, जिसमें शुद्धता और पुनर्निर्माण आता है। और अगला है समायोजन, जिसमें क्रमबद्धता, संग या फिर संगति आती है। अब आइए देख लेते हैं उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड, सिग्निफिकेंस फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता तथा महत्व क्यों है, ये कारण इसके दिए गए हैं। पहला कारण है शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है। दूसरा, अध्यापक के लिए शिक्षण व्यूह रचना के चयन में सहायक है। तीसरा, उद्देश्य की सहायता से अधिगम अनुभवों की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। चौथा, इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है। चौथा, यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। सातवां, शिक्षण एवं अधिगम इनकी सहायता से संतुलित रहता है। आठवां, श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। आठवां, व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परीक्षा की व्यवस्था करने में सहायक है। अगला, शिक्षक को शिक्षण रणनीतियों का चयन करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही में शिक्षक को मूल्यांकन के लिए प्रश्नों का चयन करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ यह अग्रिम यानी एडवांस अध्ययन में भी मदद करता है। आइए बात कर लेते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान, सूचना एवं कारकों से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का विस्तारित वर्णन निम्नलिखित है। पहला है ज्ञान। इस उद्देश्य के तहत शिक्षार्थियों को गणितीय शब्दों, अवधारणाओं, प्रतीकों, परिभाषाओं, सूत्र, सिद्धांतों आदि का ज्ञान शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है। शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। वहीं उद्देश्यों की विशिष्टता इसमें है। पहला, शिक्षार्थी शब्दों, अवधारणाओं, प्रतीकों, सूत्र आदि को याद करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी समान चीज़ों के समूहों में दिए गए उपयुक्त प्रतीक, शब्द, अवधारणा, सूत्र को पहचानता है। तीसरा, शिष्य विभिन्न वस्तुओं के क्रम को याद करने में सक्षम होगा। चौथा, शिष्य शब्द क्रम परिवर्तन को परिभाषित करने में सक्षम होगा। अगला है बोध। छात्र माध्यमिक स्तर पर गणित की शर्तों, अवधारणाओं, प्रतीकों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, प्रक्रिया और सूत्र की समझ विकसित करता है। अब बात करते हैं उद्देश्यों की विशिष्टता की। तो इसमें पहला आता है दृष्टांत देना। दूसरा, त्रुटि का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना। तीसरा, तुलना करना। चौथा, मापदंड के अनुसार पहचान करना। पांचवा, व्याख्या एवं पुष्टि करना। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रयोग। अगला, तो इस उद्देश्य के तहत नए संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षार्थी को अपने ज्ञान और गणित की समझ को लागू करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्यों की विशिष्टता की बात करें तो इसके अंतर्गत पहला है विश्लेषण कर पता लगाना कि क्या आवश्यक है। दूसरा, आंकड़ों की पर्याप्तता का पता लगाना। तीसरा, आंकड़ों के बीच संबंध स्थापित करना। चौथा, समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि का चयन करना। पांचवा, वैकल्पिक तरीके का सुझाव देना। चौथा, विश्लेषण है। इसका उपयोग छात्रों को उच्च स्तर के स्कोरिंग के लिए किया जाता है।
विश्लेषण में पूरी सामग्री को इसके भागों में विभाजित किया गया है और इसके बाद उन्हें सहसंबद्ध किया गया है। तो इसमें 3 स्तर होते हैं आवेदन के, जिसमें हमने 3 स्तर देखे हैं। कौन कौन से हैं? तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और संगठनात्मक सिद्धांतों का विश्लेषण। वहीं बात करें संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण यह विभिन्न तत्वों और रूपों को नए रूप में एकत्रित करता है। सामान्यतः हम नई अवधारणा से संबंधित होते हैं या पुरानी या पिछले अनुभवों का अनुभव करते हैं जो नए ज्ञान देने में सहायक होते हैं। संश्लेषण भी 3 बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तत्वों का अनोखा संप्रेषण करना, दूसरा नए योजना को प्रस्तावित करना, तीसरा तत्वों के अमूर्त संबंध खोजना। छठा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारों, विधियों आदि का निर्धारण करना है। इस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन मानदंड का उपयोग किया जाता है। भावात्मक पक्ष की बात करें तो यह छात्रों में रुचि, भावनाओं एवं दृष्टिकोण से संबंधित है। भावात्मक पक्ष का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है आग्रहण। यह निम्न स्तर है जो विज्ञान के विभिन्न जानकारी से संबंधित है, जो छात्र को प्रेरित करने में सहायक है। आग्रहण को भी हम 3 तरीके से समझ सकते हैं: क्रिया के प्रति जागरूकता, घटना या क्रियाओं के प्राप्त करने की इच्छा और नियंत्रण या चयनित योजना। अगला हमारा है अनुक्रिया। यह भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर है। यह उद्दीपन के लिए सकारात्मक अनुक्रिया है, यानी अभिव्यक्ति। विशिष्टता की बात करें तो जब विद्यार्थियों में मूल्यों का उचित रूप से ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो, जब वह शैक्षिक गतिविधियों में रुचिपूर्वक रूप से भाग लेना प्रारंभ करे। अनुक्रिया आता है। अनुक्रिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अनुक्रिया यानी जवाब देने में परिचितता, दूसरा अनुक्रिया देने में तत्परता या इच्छा, तीसरा अनुकरण करने में संतुष्टि, अनुमूल्यन करने में संतुष्टि। अब देखते हैं उन्मूल्यन क्या है। यह मूल्यों की प्रतिबद्धता से संबंधित है। समानतः छात्र के व्यवहारों को शामिल करना जो व्यवहारों, तथ्यों, वस्तुओं आदि से संबंधित है। अनुमूल्यन निर्धारण के लिए मूल्यों व गुणों को 3 स्तर है। अनुमूल्यन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक मूल्य की स्वीकृति, दूसरा एक मूल्य की वरीयता और एक मूल्य की प्रतिबद्धता। अगला है अवधारणा। विचारों या धारणाओं के निर्माण का आधार या गठन का आधार समानतः या असमानता होता है। व्यवस्थापना की बात करें तो इससे पहले एक मूल्य प्रणाली की अवधारणा की जाती है और फिर इसे व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थापन 2 भागों में समझ सकते हैं: मूल्य प्रणाली की अवधारणा और मूल्य प्रणाली का संगठन। अगला पॉइंट है चरित्रीकरण। वे मूल्य जो छात्रों को अनुकूलित करते हैं, वे उस मूल्य पर अपने चरित्र की प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। चरित्रीकरण सामान्यीकृत, समुचित और चरित्र वर्णन के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें एक है क्रियात्मक पक्ष। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशल सम्मिलित हैं जो हाथ से संबंधित है। इसके प्रतिपादक सिम्पसन हैं। सिम्पसन के अनुसार यह उद्देश्य व्यवहारिक कार्यों एवं अभ्यासों से संबंधित है। अब बात करते हैं उद्दीपन का, तो यह प्रथम चरण है। यह आवश्यकता केंद्रित है। दूसरा है कार्य करना। इसमें छात्र प्रेरणा के आधार पर अपनी चल गतिविधि को सक्रिय करता है। तीसरा है नियंत्रण। इसके द्वारा छात्र अपनी गतिविधि क्रियाकलाप को पूर्व ज्ञान से सीखते हैं। चौथा है समायोजन। इसमें पारंपरिक अंतःसंबंध व समन्वय है। समायोजन व समन्वय है। समायोजन में जो है क्या है कि पारंपरिक अंतःसंबंध, समायोजन या समन्वय है। स्वाभाविकरण क्या है? इसके द्वारा छात्र अपने कार्य को एक विशिष्ट तरीके से पूरा करता है। अगला है छठवां आदत निर्माण। जब छात्र किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो उसे उस कार्य की आदत होती है, जो एक महत्वपूर्ण कौशल है। अगला पॉइंट हमारा है समस्या समाधान विधि। इस विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या समाधान करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस विधि में छात्र समस्या का चुनाव करते हैं और उसके कारणों की खोज करते हैं।
परीक्षण करते हैं और समस्या का मूल्यांकन भी करते हैं। सोपान क्रम अगर देखा जाए तो समस्या का पहले चयन करते हैं, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, कैसे कैसे समस्या सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रदत्त संग्रह करते हैं, प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर दो सेटों के मिलन को परिभाषित कीजिए। मान लीजिए सेट ए है 2, 3, 5 और सेट बी है 3, 5, 6 और सेट सी है 4, 6, 8 और 9। गुण की बात करें तो यह तरीका प्रकृति में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला, यह अध्ययन की अच्छी आदतें और तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह विधि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है और छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। दोषों की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक विषय वस्तु समस्या समाधान पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। समय और ऊर्जा का अपव्यय है। इस विधि का उपयोग केवल बड़ी कक्षा में किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है गणित शिक्षण के उपागम या दृष्टिकोण, यानी अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। रॉबर्ट मेगर का उपागम या दृष्टिकोण 1962। यह विधि उन्होंने इस विधि में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। रॉबर्ट मेगर ने सन 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर विशेष महत्व दिया। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ लेखन की विधि भी विकसित की। लेखन विधि में मेगर ने ब्लूम के वर्गीकरण को आधार मानकर प्रत्येक वर्ग के लिए उसके उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं की सहायता से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। वहीं रॉबर्ट मेगर ने शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए निम्न विधि का विकास किया। पहला, सर्वप्रथम अंतिम व्यवहारों जिनको की उत्पन्न करना शिक्षण का लक्ष्य है को निर्धारित करना। दूसरा, उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन करना जिसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की आशा की जा रही है। तीसरा, उन मानदंड का वर्णन करना जहां तक कि शिक्षार्थी की निष्पत्ति स्वीकार्य है। मेगर के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी शैक्षिक उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए उपर्युक्त तीनों का होना आवश्यक है। वहीं विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता कि एक अज्ञात राशि के बीजगणितीय समीकरण के दिए होने पर छात्र बिना किसी संदर्भ के बिल या गणना या प्रविधि से अज्ञात राशि का हल करना सीख जाएंगे। उपर्युक्त व्यवहारिक उद्देश्य में छात्र अज्ञात राशि को हल करना सीख जाएंगे। अंतिम व्यवहार का निर्धारण है। बिना किसी संदर्भ, टेबिल या गणना प्रविधि के वे महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की आशा की जा रही है। बात करें सीमाओं की तो सीमाएं क्या हैं? संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया को उद्दीपन अनुक्रिया की सीमा में व्यक्त करना संभव नहीं है। केवल ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का विकास किया गया है। सबकी सभी पक्षों को ध्यान नहीं दिया गया है, ज्ञानात्मक और भावात्मक को छोड़कर। व्यावसायिक रूप में लिखने की विधि में मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई है। वहीं दोनों ही उद्देश्यों में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक में कार्यसूचक क्रियाओं का प्रयुक्त होना जिसमें भ्रम की संभावनाएं रहती हैं। आइए अब बात करते हैं रॉबर्ट मिलर उपागम 1962 की। मिलर के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला, संकेत या अनुमान जो कि अनुक्रिया को उत्पन्न करता है। मनोविज्ञान में इसी उत्प्रेरक या उत्प्रेरक परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। एक्टिवेशन या अनुक्रिया जो कि देना है। पृष्ठपोषक या इस बात का संकेत की गई कि अनुक्रिया कहाँ तक उचित है। उदाहरण के लिए सिग्नल के हरे होते ही मिलर की आवश्यकता के अनुसार संकेत है। दूसरा, यही उत्प्रेरक या उत्प्रेरक परिस्थिति भी है। तीसरा, डाइवर ने सीटी दी। यह एक्टिवेशन या सिग्नल के हरे होने के उत्प्रेरक अनुक्रिया है।
चौथा, रेलगाड़ी के निश्चित दिशा में आगे चल देना पृष्ठपोषण है। उपयुक्त विधि का निर्माण रॉबर्ट मिलर 1962 में सैन्य अनुदेशन में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने के लिए किया। इन्होंने क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने का प्रयास किया। देखिए, मेगर विधि और मिलर विधि में क्या अंतर है? तो महत्वपूर्ण परिस्थितियां होनी चाहिए, अंतिम व्यवहार और स्वीकार निष्पत्ति की बात की गई है, जबकि मिलर विधि में संकेत, एक्टिवेशन और पृष्ठपोषण की बात की गई, जिसको अभी हमने देखा। अब ये बात करते हैं ग्रोनलैंड उपागम की, यानी ग्रोनलैंड उपागम की अप्रोचेस की। यह विधि डिग्री या और डिप्लोमा स्नातक स्तर पर अधिक उपयोगी है। इस पद्धति की अधिक स्वीकृति और उपयोगिता है। इस विधि में 2 चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, एक समान उद्देश्य लिखें। इस शैक्षिक उद्देश्यों के रूप में भी जाना जाता है इसे। तत्पश्चात विशिष्ट उद्देश्य का एक प्रतिरूप या नमूना लिखकर प्रत्येक सामान्य उद्देश्य को स्पष्ट करें। उदाहरण के तौर पर सामान्य उद्देश्य, एक त्रिभुज या एक कोण का निर्माण। विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा कि विद्यार्थी कोण या त्रिभुज के निर्माण में संचालित कारकों की पहचान करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी कोण या त्रिभुज के प्रकारों को चयन करने में सक्षम होगा। विद्यार्थी कोण के अंशों की गणना करने या त्रिभुज के आकार को मापने में सक्षम होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी एक कोण या त्रिभुज का विस्तार, आकृति, कला तैयार करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ विद्यार्थी त्रिभुज के आकार का अनुमान लगाने में सक्षम होगा। विद्यार्थी एक कोण या त्रिभुज निर्माण या आकृति निर्माण के लिए एक प्रक्रिया चार्ट तैयार करने में सक्षम होगा। आइए बात करते हैं ग्रोनलैंड की प्रक्रिया को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। पहला है, सामान्य उद्देश्यों एवं विशिष्ट उद्देश्यों का एक नमूना बताइए। सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण, जैसे व्यवहार की संपूर्ण कक्षा या वर्ग। अगला, विशिष्ट व्यवहार के दृष्टांत नमूना पर आधार परीक्षण सामग्री। RCEM उपागम। RCEM उपागम क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में विकसित किया गया। इस उपागम में यह महसूस किया गया कि ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों में थोड़ा परिवर्तन वांछित है। उसके द्वारा दिए गए 6 शिक्षण उद्देश्यों ज्ञानबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन में परिवर्तन होना चाहिए। इसके अवबोध, प्रयोग व रचनात्मक शक्ति पर्याप्त है। इन 4 शिक्षण उद्देश्यों को पुनः 17 मानसिक योग्यता में विश्लेषित किया जाना चाहिए। इन विधि में थोड़े से परिवर्तन के साथ ब्लूम द्वारा किए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण को अपनाया गया और उसे RCEM टैक्सोनॉमी का नाम दिया है। इनमें निम्न परिवर्तन किए गए। सर्वप्रथम ब्लूम द्वारा दिए गए ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्गों के स्थान पर 4 वर्ग किए गए। ब्लूम द्वारा किए गए बोध वर्ग को समझ नाम दिया गया। विशेषताओं की अगर बात करें तो यह उपागम बहुत सरल एवं उपयोगी है। यह निश्चित और अधिक विशिष्ट है। साथ ही साथ यह ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों को लिखने के लिए उपयुक्त है। यह मानसिक क्षमताओं या मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में मानव अधिगम की व्याख्या करता है। इस विधि में उत्पाद या परिणामों के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। वहीं सीमाएं की बात करें तो इस विधि में विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न मानसिक क्षमताओं का संतुलन नहीं है। साथ ही सामग्री या विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों के लिए उपयुक्त मानसिक गतिविधियों का चयन करना कठिन है। केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिखने में अधिक उपयोगी है। उपागम की बात करें तो सहकारी अधिगम, भविष्य का अधिगम, प्रासंगिक अधिगम, स्वयं से सीखना, निपुण अधिगम एवं रचनावाद इसके अंतर्गत आते हैं। देखते हैं सहकारी अधिगम क्या यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। एक शिक्षक की देखरेख यानी पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में गतिविधियों को करने वाले विद्यार्थियों का एक समूह एक समस्या को हल करने के लिए या एक साथ एक परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विचार विमर्श के माध्यम से छात्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और कार्य सहायता प्रदान करता है। साथ ही शिक्षक विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष निकालने में उनकी मदद करता है। दूसरा है रचनावाद यानी कंस्ट्रक्शनिज्म। छात्र अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर विचारों और दृष्टिकोणों का परीक्षण करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
शिक्षक को विद्यार्थियों की जिज्ञासा को दूर करना चाहिए और नए ज्ञान प्राप्त करने में रुचि पैदा करनी चाहिए। शिक्षक को व्यवस्थित जांच का उपयोग करके विद्यार्थियों का पता लगाना चाहिए एवं नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षक को पूर्व अनुभवों के संबंध में अवधारणा को समझाते हुए शामिल करने और संबंध बनाने में सहायता करनी चाहिए। बात करते हैं प्रभुत्व या फिर निपुण अधिगम यानी मैस्ट्री लर्निंग। संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें आसानी से महारत हासिल हो सके। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को अगली इकाई पर आगे बढ़ने से पहले सिखाई गई इकाई में महारत हासिल हो सके। इसके साथ ही में शिक्षक को प्रत्येक इकाई के अपेक्षित सीखने के परिणाम के साथ स्पष्ट होना चाहिए और यह जानने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में एक मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या सीखने का परिणाम प्राप्त हुआ। इसके साथ ही में शिक्षक अगली इकाई के लिए आगे बढ़ने से पूर्व विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर संवर्धन या उपचारात्मक गतिविधियों को करता है या बाहर निकालता है। अगला है स्वयं से सीखना या फिर सेल्फ एक्सेस लर्निंग। विद्यार्थी शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं और स्वतंत्र रूप से ज्ञान और कौशल हासिल करते हैं। सीखने की सामग्री विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचि, उपलब्धि के स्तर और सीखने की शैली के आधार पर बनाई जाती है। शिक्षक को विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल के साथ ज्ञान प्रदान करना चाहिए और उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके साथ ही में शिक्षक को आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अगला है प्रासंगिक अधिगम यानी कंटेलेक्चुअल लर्निंग। विद्यार्थियों को उनकी स्मृति यानी मेमोरी रोजमर्रा के जीवन के अनुभव के संदर्भ में नया ज्ञान प्रदान करती है। छात्रों का दिमाग हमेशा अपने वर्तमान परिवेश के संबंध में नए ज्ञान के लिए अर्थ की तलाश करता है। शिक्षक के विद्यार्थियों के अधिगम को उनके पर्यावरण और जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ना, संबंध स्थापित करना चाहिए। वहीं प्रासंगिक अधिगम हाथों और दिमाग पर केंद्रित है। भविष्य का अधिगम बात करें यानी फ्यूचर स्टडीज़ की, तो शिक्षक विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों, समस्याओं और अवसरों को समझने के लिए प्रेरित करता है। वो उनका सामना कर सकता है और उन्हें शिक्षण कौशल सिखा सकता है। भविष्य के अध्ययन के दृष्टिकोण में शिक्षक स्वतंत्र विचारक और आजीवन सीखने वाला बनने के लिए आवश्यक तकनीकों के साथ विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। आइए बात करते हैं पाठ्य योजना की, लर्निंग लेसन प्लान। आइए समझते हैं इसका अर्थ एवं परिभाषा। कक्षा में जाने से पूर्व हम अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ता है। पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य पाठ विषय वस्तु, पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ आदि बातों का पूरा विवरण जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना चाहता है, पाठ्य योजना में रहता है। इस प्रकार पाठ्य योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा अधिक हो सकती है। नेल्सन वाशिंग के अनुसार पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। वाशिंग के अनुसार पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियों एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। विशेषताओं की बात किया जाए तो पाठ्य योजना में शिक्षण के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। दूसरा, पाठ्य योजना सरल व लिखित में होती है। तीसरा, छात्रों के क्रियाकलापों व अधिगम क्रियाओं का अच्छा ज्ञान होता है। साथ ही नवीन ज्ञान एवं पूर्व ज्ञान का संबंध होता है। शिक्षक को यह आभास बना रहता है कि उनका शिक्षण कहाँ तक सार्थक रहा है। साथ ही उदाहरणों के यथास्थान से पाठ की रोचकता बनी रहती है।
पाठ योजना में पाठ की अवधि, कक्षा के स्तर, विषय वस्तु, प्रकरण आदि सामान्य सूचना का उल्लेख रहता है। पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण की व्यवस्था होती है। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग होता है और यह एक समय विशेष में शिक्षणीय ज्ञान का प्रारूप सावधानी के साथ बनाती है। वहीं पाठ योजना में लचीलापन होना आवश्यक है, जिससे कि पाठ नई परिस्थितियों में भली भांति क्रियान्वित की जा सके। आवश्यकता एवं महत्व की बात करें तो पाठ योजना के द्वारा कक्षा में शिक्षण के क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। विषय वस्तु के स्वरूप एवं प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में सहायक है। इसमें विषय वस्तु के सभी तत्वों का उल्लेख किया जाता है। इसके साथ ही इसकी सहायता से शिक्षण क्रियाओं का अधिगम स्वरूपों से संबंध स्थापित किया जाता है। छात्राध्यापकों को पाठ योजना कक्षा कक्ष की क्रियाएं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। पाठ योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे पाठ में सरलता व नवीनता आ जाती है। साथ ही शिक्षण की प्रभावशीलता, सफलता तथा प्रगति सुव्यवस्थित पाठ योजना पर निर्भर करती है। इसके बाद इसके द्वारा समय तथा शक्ति की बचत होती है और पाठ योजना के द्वारा शिक्षण को अधिक उद्देश्यपरक तथा सार्थक बनाया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षण अभ्यास के दौरान निरीक्षकों को मूल्यांकन हेतु आधार प्रदान किया जाता है और पाठ योजना की सहायता से शिक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। महत्व को अगर हम यहाँ पे पॉइंट वाइज डिफाइन किया करते तो उपयुक्त वातावरण चाहिए, कक्षा में अनुशासन चाहिए, शिक्षण कौशल का विकास होना चाहिए, सहायक सामग्री की तैयारी, विषय सामग्री का सीमित होना, मनोवैज्ञानिक शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। अब उपयुक्त वातावरण क्या होता है? पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के उद्देश्यों को निश्चित करते हुए शिक्षण की विधियां, प्रविधियां तथा सहायक सामग्री आदि बातों पहले से ही निश्चित हो जाती है। इससे विद्यार्थी का पाठ में रुचि उत्पन्न होता है। जब उपयुक्त अथवा शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है तो शिक्षण है वो बड़े नियोजित ढंग से चलता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित जो है पाठ योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता है। इससे जहां एक ओर विद्यार्थी ज्ञान को सहज में ग्रहण कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बात करते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण की। पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं की दृष्टि में रहते हुए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा उपकरणों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं विषय सामग्री का सीमित होना। पाठ योजना में विषय सामग्री परिमित एवं सीमित हो जाती है। इससे जहां एक ओर शिक्षक को आवश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित तथा सीमित बातों को याद करने तथा उन्हें विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है, वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों को भी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो जाता है। सहायक सामग्री की तैयारी। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्य को कौन कौन से विधियों, प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए किस किस सहायक सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। इससे आवश्यक एवं प्रभावोत्पादक सहायक सामग्री शिक्षण आरंभ होने से पहले ही तैयार हो जाती है। बात करें शिक्षण कौशल का विकास की, तो पाठ योजना शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षकों के अंदर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। कक्षा में अनुशासन की बात करें तो पाठ योजना बनाने से शिक्षक कक्षा में क्या करता है, अनुशासन को बनाए रखता है। को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में क्या, कब और कैसे करना है। इससे सभी छात्र अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिससे कक्षा में प्रशंसनीय अनुशासन बना रहता है। अब पाठ योजना के विभिन्न स्वरूपों की बात करें तो आजकल जो विधियां प्रशिक्षण विद्यालयों में अपनाई जा रही हैं, वे हर्बर्ट के 5 पद प्रस्तावना, उपस्थिति, तुलना, सिद्धांत, निरूपण तथा प्रयोग के अनुसार है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा अन्य नए महाविद्यालयों में इन पदों में आवश्यक परिवर्तन पाठ के अनुसार कर लिया जाता है। पाठ योजना
निर्माण में निम्नलिखित पद होने चाहिए। पहला है पाठ के विभिन्न शीर्षक यानी टाइटल ऑफ अ लेसन, क्षेत्र, विद्यालय अथवा शिक्षण का स्थान, विषय, इकाई, उप इकाई, कार्य अथवा पाठ, कक्षा, घंटा, समय एवं दिनांक। आजकल विद्यालय कक्षा, कालांश व समय आदि का पाठन संकेत में लिखने तथा अभ्यास जोरों पर है। परंपरागत प्रशिक्षण विद्यालयों में तो ये सब लिखना अनिवार्य है, किंतु अब इनकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। पाठ योजनाएं बनाने के लिए प्रत्येक विषय को कई इकाइयों में बांट लिया जाता है। यदि इकाई छोटी होती है तो एक दिन के पाठ की रूपरेखा बनाई जाती है, और यदि इकाई बड़ी होती है तो उसे कई उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इन उप इकाइयों के भी बड़े होने पर कार्य अथवा पाठ या शीर्षक प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित कर लिए जाते हैं। जैसे विषय वनस्पति विज्ञान, इकाई पत्तियां, प्रकरण पत्तियों के रूपांतरण। यानी अगर बढ़ता चला जाएगा तो उसको हम यहाँ पर डिवाइड करते जाएंगे। विषय हमारे वनस्पति विज्ञान है, इसमें एक इकाई है जिससे हम पत्तियां पढ़ेंगे, और पत्तियों में भी विशेष एक टॉपिक है जिसको हम पत्तियों के रूपांतर को हम पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं पाठ के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लेसन। प्राध्यापक के लिए उद्देश्य निर्धारित करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण कभी सफल नहीं हो सकता। उद्देश्य स्पष्ट होने पर प्राध्यापक पाठ योजना का निर्माण भलीभांति कर सकता है। उद्देश्य के अनुसार यह पाठ विषय संबंधी सभी सामग्री एकत्रित करता है, और उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सही शिक्षण विधि का चुनाव होता है। वहीं पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्राध्यापक संदर्भ संबंधित निर्देश दे सकता है। स्पष्ट उद्देश्य पाठ को भलीभांति जानने एवं समझने में सहायता देते हैं। अतः स्पष्ट है कि पाठ के उद्देश्य पाठ योजना के महत्वपूर्ण भाग है। प्राध्यापक को यह पहले ही पता कर लेना चाहिए कि किसी पाठ विशेष को पढ़ाने पर छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आना चाहिए। यह परिवर्तन किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे पहला, बालकों को तथ्यों एवं सूचनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना, अथवा बालकों को किसी वस्तु विशेष के विषय में ज्ञान प्रदान करना। अगला, बालकों को वस्तु विशेष में समझना। अगला, बालकों की कोई योग्यता एवं दक्षता प्रदान करना, बालकों की रुचि बढ़ाना और बालकों को ज्ञान का उपयोग करना सिखाना। उद्देश्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या है कि यह उद्देश्य किसी विषय विशेष के किसी भी पाठ को पढ़ाते समय सर्वदा सम्मुख रहना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि वे उद्देश्य हैं जो प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। इसके साथ ही साथ में सामान्य उद्देश्य में ये विषय से संबंधित रहते हैं और ये उद्देश्य निश्चित रहते हैं, इनके उद्देश्य जो हैं वो निश्चित रहते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है कि ये उद्देश्य जो हैं वो प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। यदि आप जानवरों की बीमारियां पढ़ा रहे हैं तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य छात्रों की बीमारी के कारण, लक्षण, साधन, उपचार आदि के उपाय बताकर पशुपालन की सफाई के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना होगा। आइए बात करते हैं आवश्यक सामग्री की यानी टीचिंग एड्स की। उद्देश्य लिखने के पश्चात शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों के विषय में संक्षिप्त में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। इन उपकरणों के लिखने का क्रम उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार उसे कक्षा में प्रयोग किया जाए। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे देखें तो पूर्व ज्ञान का तात्पर्य पूर्व पठित वस्तु के साथ सभी प्रकार के पूर्व अनुभवों से है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें प्रस्तुत पाठ एवं शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रस्तावना की, इंट्रोडक्शन की। शिक्षक को छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित ढंग खोजना चाहिए। प्रस्तावना का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्र पाठ में रुचि ले तथा पाठ पढ़ाने के लिए मनोयोग से स्वयं को प्रस्तुत करे। यह कार्य शिक्षक पूर्व ज्ञान अथवा पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से सरलता से कर सकता है। प्रस्तावना यथासंभव छोटी होनी चाहिए। प्रस्तावना के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न यथासंभव छोटी होनी चाहिए। प्रस्तावना का होना प्रत्येक पाठ के लिए आवश्यक नहीं है, कभी कभी सीधे पाठ को पढ़ाना भी अच्छा होता है। अगर देखा जाए तो प्रस्तावना के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं। पहला है संबंध, पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान आदि से संबंधित स्थापित करना। दूसरा, इस संबंध को जानकर नए पाठ के विषय में प्रेरणा देना। तीसरा, छात्रों को पाठ अथवा शीर्षक के विषय में पूर्ण शीर्षक से सूझ देने का अवसर देना। अगला छठवां हमारा पाठ का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ द लेसन।
छात्रों की सहायता से पाठ का विकास शिक्षक को करना चाहिए। यथासंभव उचित एवं उपयोगी शिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए और पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में उचित स्थान तथा सही क्रम में रखकर पढ़ाना चाहिए। पढ़ाते समय पुस्तकों के साथ साथ पत्रिकाओं के संदर्भ भी देने चाहिए। यथासंभव सही तथा आधुनिक ज्ञान दीजिए। प्रश्न सरल तथा प्रभावशाली हों। पाठ के प्रत्येक प्रश्न के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ ही में पाठ के विकास में श्यामपट्ट का पूर्ण उपयोग करना चाहिए और क्रियात्मक पाठों में छात्रों को कुछ समय अभ्यास के लिए अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड समरी यानी श्यामपट्ट सारांश की। श्यामपट्ट सारांश छात्रों की सहायता से पाठ के साथ साथ विकसित करना चाहिए। कुछ लोग पाठ के अंत में श्यामपट्ट सारांश प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों ही विधि स्वयं में अपूर्ण है, फिर भी श्यामपट्ट सारांश पाठ के साथ साथ विकसित करना श्रेष्ठ माना गया है। श्यामपट्ट पर शिक्षक को चाहिए कि वह केवल मुख्य मुख्य बातें, विचार, चित्र, फार्मूले आदि ही लिखे। आइए बात करते हैं इवोल्यूशन की, यानी 8वां पॉइंट हमारा होगा मूल्यांकन। जब शिक्षक अपना सारा पाठ पढ़ा चुके हों तब उसे संपूर्ण पाठ के प्रमुख तथा महत्वपूर्ण तथ्यों की पुनरावृत्ति करानी चाहिए। यह केवल पाठ की पुनरावृत्ति मात्र ही नहीं होनी चाहिए, वरन सीखे हुए पाठ की व्यवहारिक उपयोग की परीक्षा होनी चाहिए। मूल्यांकन लिखित अथवा मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अधिक उत्तम है। और लास्ट में हमारा है गृह कार्य यानी होम असाइनमेंट। गृह कार्य देना सदैव आवश्यक नहीं होता। यदि गृह कार्य दिया जाए तो यह इस प्रकार का हो जिसमें कि छात्र अधिक पढ़ने, समझने तथा सीखने की ओर अग्रसित हो। केवल पाठ की पुनरावृत्ति लिख लाना या स्मरण कर लाना सच्चे अर्थों में गृह कार्य नहीं होता। अभ्यास का गृह कार्य आवश्यकता अनुसार ही दीजिए। यथासंभव सीखी हुई चीज़ का व्यवहारिक उपयोग तथा दैनिक जीवन में संबंध क्रियाओं पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य उचित निश्चित योग्यता अनुसार चुनौती युक्त पाठ के उद्देश्यानुकूल होना चाहिए। यदि छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है तो शिक्षकों को चाहिए कि वे गृह कार्य का निरीक्षण करके उसमें संशोधन अवश्य कर लें। अगला है लास्ट हमारा जो 10वां नंबर है वो रेफरेंस है यानी संदर्भ। पाठ के अंत में शिक्षक को उन पुस्तकों, पत्रिकाओं, पैम्पलेटों आदि का उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए जिससे कि उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सत्यता तथा आधुनिकता की जांच अवश्य हो जाए और दूसरे स्थानों पर भी इन उल्लेखित पुस्तकों आदि का उपयोग आवश्यकता अनुसार अवश्य किया जा सके। संदर्भ लिखने की प्रणाली निम्न प्रकार से अपनाई जानी चाहिए। लेखक का नाम, प्रकाशन का वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन का पता और संस्करण, साथ ही साथ में पृष्ठ। अब बात करते हैं आत्म परीक्षण यानी सेल्फ इवोल्यूशन। पाठ योजना का यह अंतिम सोपान है जिसे प्राध्यापक अपने पाठ को छात्रों को पढ़ाने के पश्चात लिखेगा। प्रत्येक पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षक के मन में अपने शिक्षण की कुशलता तथा त्रुटियों की बात मिलती है। यह आत्म आलोचना आत्म परीक्षण के सोपान में ईमानदारी के साथ साथ लिखनी चाहिए। आलोचना के साथ साथ यह भी लिखा होना चाहिए कि यदि उसी पाठ को पुनः पढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए तो वह क्या क्या सुधार करके इस पाठ को पढ़ाएगा। पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण पहले कक्षा, फिर कालांश, फिर दिनांक, फिर विषय और प्रकरण के बारे में आप यहाँ पे लिख सकेंगे। तत्पश्चात आप क्या होगा कि विषय बिंदु आप लिखेंगे प्रकरण के अनुसार विभिन्न शिक्षण बिंदुओं को लिखना। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे इस तरीके से जो है हेडलाइन बनाएंगे। पाठ योजना के लाभ आप लिखेंगे। पाठ योजना के लाभ क्या होता है देखिए। पाठ योजना जो है शिक्षक को संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है। पाठ योजना द्वारा शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को भली भांति समझ लेता है। वहीं पाठ योजना छात्रों में पाठ के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक है। नए पाठ को पूर्व पाठ के साथ उचित संबंध स्थापित हो जाता है। यह शिक्षक को उत्तम शिक्षण विधि चुनने में सहायता देती है। पाठ योजना द्वारा अध्यापक को उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब ये देखते हैं यह शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। पाठ्य सामग्री पाठ्य समय के अनुसार व्यवस्थित रहती है। बालकों के स्तर एवं पूर्व ज्ञान का पूर्ण ध्यान रखती है। यह प्राध्यापक को अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। यह शिक्षक का दृष्टिकोण स्पष्ट करती है और यह निर्देशात्मक सामग्री पर जोर देती है। अगले पाठों में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। पाठ्य योजना की सीमाओं की अगर बात करें तो यह शिक्षक को चारों ओर से जकड़ लेती है।
परंपरागत प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षक की पाठ योजना में लचीलेपन का उल्लेख ही नहीं होता, अतः नई परिस्थितियों में शिक्षक अपने को विवश पाता है। कभी कभी यह शिक्षक की स्वतंत्रताओं में बाधक बन जाती है, तो कभी कभी साधारण वस्तुओं भी जटिल बन जाती है। शिक्षण प्रक्रिया अधिक कठिन हो जाती है। पाठ योजना में ज्ञान का शोषण होता है तथा इसकी तैयारी में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। सावधानियां की बात करें तो शिक्षक जिस पाठ को पढ़ाने जा रहा है उस पाठ से संबंधित पाठ्य विषय तथा व्यवहारिक विषयों पर उसका पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसे बालकों के मनोविज्ञान के अनुकूल अपना शिक्षण कार्य बनाना चाहिए। आइए देखते हैं शिक्षक को अपनी पाठ योजना के निर्माण में व्यक्तित्व भेदों का ध्यान रखना चाहिए और पाठ योजना के पूर्व उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। उसे शिक्षण विषय से संबंधित सहायक सामग्री का जो है निश्चय पूर्वक बोध होना चाहिए तथा साधनों एवं सामग्री के आधार पर पाठ योजना बनानी चाहिए। पाठ योजना से पूर्व विद्यालय के कालांश अर्थात समय का पता लगाना चाहिए तथा उसी के अनुसार पाठ योजना निर्माण करनी चाहिए। पाठ योजना निर्माण से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए और पाठ योजना के विभिन्न भागों में समन्वय रखना चाहिए। अब ये देखते हैं गणित शिक्षक के लिए पाठ योजना की उपयोगिता क्या है। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना, प्रश्न पूछने की कुशलता, समस्याओं के समाधान तथा व्याख्या करने की कुशलता, परिकल्पना संबंधी कौशल, गणना करने की कुशलता, निरीक्षण तथा आलेखन करने की कुशलता, निष्कर्ष निकालना, उत्तर देना तथा स्पष्टीकरण देने की योग्यता और सामान्यीकरण करना। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे एक पाठ योजना देख सकते हैं कि अंक गणित है, विषय गणित है, उपविषय अंक गणित है, प्रकरण प्रतिशत है, विद्यालय नाम का अच्छा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य आप एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक में क्या होगा कि छात्र प्रतिशतता के विषय में जान सकेंगे और छात्र प्रतिशतता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध क्या होगा, अवबोध में आप लिखेंगे कि छात्र प्रतिशत और लाभ हानि में अंतर कर सकेंगे और छात्र प्रतिशतता का उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोग में आप लिखेंगे कि छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में आप लिखेंगे कि छात्र प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों का कुशलता से उपयोग कर सकेंगे और साथ ही साथ छात्र प्रतिशत निकालने की विधि सीख सकेंगे। पांचवा है अभिवर्ती, यानी छात्र प्रतिशतता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। लपेट फलक, चाक डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र प्रतिशतता के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना आप लिखेंगे, देखिए इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे छात्र क्रियाएं। मतलब आप प्रश्न पूछते हैं तो छात्र उस पर क्या क्रिया देते हैं वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि चौक गिनते हुए यह कितने चौक है, बच्चे कहेंगे चार, ठीक है, 4 ही होंगे। 2 चाक को अलग करते हुए यह कुल चौक का कितना भाग है, आधा भाग। आधे भाग को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, बच्चे कहेंगे 1/2। फिर 1/2 को प्रतिशत में किस प्रकार करेंगे, तो बच्चे नहीं लिख पाएंगे। अब क्या करेंगे आप, उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, मतलब जिससे आप स्टार्ट करेंगे, आज हम प्रतिशत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण आप देंगे। प्रस्तुतिकरण में आप यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक शिक्षण बिंदु होगा, छात्राध्यापक क्रियाएं होंगी, छात्र क्रियाएं होंगी और श्यामपट्ट कार्य होगा। आदर्श प्रश्न आप करेंगे कि 1/4 भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब आदर्श हल क्या होगा कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100वां भाग, अतः 1/4 को प्रतिशत में बदलने हेतु 100 से अंश तथा हर में गुणा करते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अब श्यामपट्ट कार्य पर आप लिखेंगे इस तरीके से 1/4 गुणे 100 बटे 100, ठीक। अब ऐसे आप जब सॉल्व कर देंगे तो 25/100 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 25% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए आदर्श प्रश्न दूसरा है कि 15% को भिन्न में बदलो। आदर्श हल, भिन्न को बदलने के लिए प्रतिशत को संख्या में 100 से भाग देकर सरल करते हैं। अब छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे और वह नोटबुक में अपनी नोट करेंगे। 15% मतलब 15/100, 3/20 अर्थात 15% बराबर 3/20 हो जाएगा। इसी तरीके से 0.5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 ऊपर का गुणा करेंगे और 100 नीचे का गुणा करेंगे। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे सॉल्व करने का तरीका होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे कि 200 ग्राम का 25% ज्ञात करो, ठीक है। तो किसी संख्या का दिया हुआ प्रतिशत करने के लिए पहले दिए हुए प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, फिर दी हुई संख्या से भिन्न से गुणा करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे तथा समस्या को समाधान भी करेंगे। 200 ग्राम का 50%
यानी 200 गुणे 50/100 अर्थात 10 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे कि छात्राध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगे तथा संपूर्ण कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। वही पुनरावृत्ति प्रश्न में हम कहेंगे कि 150 रुपये का 10% निकालो, 2.73 को प्रतिशत में बदलो, 75% को भिन्न में बदलो और 100 का 20% कितना होगा। गृह कार्य के रूप में हम कहेंगे कि जो भी होगा, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा गणित अध्यापक के गुण एवं विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो हम देखेंगे गुण एवं विशेषताओं से संबंधित यहाँ पे 3 भागों में हम देखेंगे। एक व्यक्तिगत गुण होता है, दूसरा व्यावसायिक गुण होता है और तीसरा सामाजिक गुण के रूप में हम समझेंगे। व्यक्तिगत गुण में हम देखेंगे कि गणित विषय में रुचि, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, स्वयं का व्यक्तित्व होना चाहिए, साधन संपन्नता होना चाहिए, आत्मविश्वास एवं धैर्यवान होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य में दृढ़ संकल्प और संवेगात्मक संतुलन दोनों होना चाहिए। वहीं व्यवसायिक गुण में हम देखेंगे कि अभ्यास कार्य को प्रोत्साहन देना, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, बालकों की कठिनाइयों को समझना व विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, गणित संबंधी प्रयोग को समझाना व रुचि लेना। सामाजिक गुण में हम नेतृत्व की क्षमता, सामाजिकता की भावना, पक्षपात रहित व्यवहार और न्यायप्रिय को देखेंगे। आइए देखते हैं इंडिविजुअल क्वालिटीज़ के बारे में, यानी व्यक्तिगत गुण के बारे में। गणित विषय में रुचि। गणित अध्यापक का गणित की विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को गणित में रुचि रखना अति आवश्यक है। जब तक अध्यापक गणित में रुचि नहीं लेगा तब तक वह कक्षा में उत्साह, लगन तथा परिश्रम से पढ़ाई में असमर्थ रहेगा। और इसके साथ ही अध्यापक की रुचियाँ विविध होनी चाहिए। गणित के अलावा विशेष पाठ सहगामी क्रियाओं तथा खेलकूद में भी अध्यापक को अपना योगदान प्रदान करना चाहिए।